तो आज का टुडेस ट्रेड है लाओपाला। एक्चुअली ये जो कंपनी है ये टेबल वेयर में है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी डाइनिंग टेबल पे अगर कोई भी ग्लास का क्रिस्टल वेयर पड़ा हुआ है और थोड़ा वो महंगा है तो लाओपाला का ही होगा वो, क्योंकि 24% मार्केट स्टॉक शेयर तो यही रखता है। और ना केवल भारत में बल्कि 24 कंट्रीज और हैं जहाँ पे ये एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये तो इसका नेचर हो गया। अब आपको पता है बहुत ही थेमेटिक है, बहुत ही नीश सेगमेंट में है, तो इसके मार्जिन्स हमेशा की तरह अच्छे ही बने हुए हैं, वो आज भी है। इसका डिलीवरी वॉल्यूम करीब 49% का है। इसका 30 से 35% ऑपरेटिंग मार्जिन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये यूजली इस तरह के इंडस्ट्री में रहता है जो अपने सेगमेंट में। और आप इसका पीयर भी ढूंढेंगे ना तो आपको बहुत लिमिटेड पीयर मिलेंगे मार्केट का जो लिस्टेड है। अगर होंगे भी तो कम से कम इससे छोटे ही होंगे। कंपनी की लंबी अवधि में यहाँ पे कर्ज को जो भी है उसको पूरी तरह से हटाने की योजना है। और Q3 में नतीजों पर नोटबंदी का इस पर जो थोड़ा बहुत असर था वह पूरी तरह से गुम होता दिख रहा है। अब आपको पता है कि भारत में फेस्टिवल सीजन हर 1 से 1.5 महीने बाद होता ही है, तो उसमें एक बड़ा आजकल गिफ्ट का हिस्सा ये लाओपाला के प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी फैक्टर्स कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। और कई ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी इस पर बाय कॉल ही जनरेट कर रही हैं। तो इस पर आप नजर रखें। 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ, ये 548 का टारगेट है। तो आज का टुडेस ट्रेड है लाओपाला। 548 के टारगेट्स आपको रखने हैं स्टॉक में और 508 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। खबरों वाले शेयर्स में कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। तो अदानी पावर, और कल ये स्टॉक काफी कमजोर होकर बंद भी हुआ था 4-5% की वीकनेस के साथ। और खबर है कि कंपनी ने 4 करोड़ इक्विटी शेयर प्रमोटर ग्रुप को जारी किए हैं, लेकिन कल दिन के निचले स्तरों पर इसकी क्लोजिंग हुई थी। एक कॉर्पोरेशन बैंक भी देख लेते हैं। MCLR दरों में कटौती की है और नई जो दर है वो 8.75% है। लेकिन किरण, एक तो अदानी पावर पर आपके कमेंट्स, कल ये स्टॉक दिलों पर बंद हुआ था, और दूसरा कॉर्पोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये जितने भी छोटे बैंक्स हैं जो लगातार चल रहे थे वहां पर कल मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिख रही थी। कोई ट्रेडिंग व्यू है क्या आपका इन स्टॉक्स पर अभी आज के लिए? और में अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ कल गिरावट देखने को मिली थी, तो मुझे लगता है कि इधर से और भी गिरावट हावी हो सकती है और निचले स्तर में करीबन 35, 34, 70 के टारगेट देखने को मिलेंगे। कॉर्पोरेशन बैंक पे मुझे लगता है कि इधर भी ऐसे ही कुछ रुझान है। इधर भी एक सेल ऑफ देखने को मिला था पर वॉल्यूम बहुत कम थे। तो मेरा मानना है कि इधर बेस्ट केस सिनेरियो ये वापस एक बार वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है करीबन 46 रुपीज 20 पैसे इन लेवल्स पे छूते हुए देखेंगे। इलाहाबाद बैंक में मुझे लगता है कि इधर अच्छा खासी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। अगर 70 रुपए के नीचे ये कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने चाहिए। 66.20 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे इलाहाबाद बैंक में। ठीक है, अब वो कार्ड F&O से बाहर आ चुका है, F&O बैन से बाहर आ चुका है। कल तक इस पे बैन था, लेकिन कल की तेज़ गिरावट के बाद ये कह सकते हैं कि आज F&O बाहर जो निकला है इसमें आज फिर से मोमेंटम रहने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा वो कार्ड के शेयर पे। इसके अलावा जो 3 F&O के बैन शेयर्स हैं उसमें JSPL है, आप इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अभी भी बैन पीरियड में पड़ा हुआ, और JP एसोसिएट्स भी है। एक बार अभिजीत इन दोनों शेयर्स को देखिए। एक तो JP एसोसिएट्स जो कि अब शायद प्रॉफिट बुकिंग का एक बड़ा कंटेंडर बन जाए, और वो खाड कल की गिरावट के बाद F&O से बैन से बाहर आ गया है। दोनों में आज रिवर्स ट्रेड मिलेगा, यानी कि वो खाड चलेगा, JP और टूटेगा। JP एसोसिएट्स का जो मूव था एक्सेप्शनली प्रीटी वेल, 7-7.5 रुपए से जो 17 का था, आई थिंक क्लोज टू दैट 17.5 इसका जो रेजिस्टेंस है, इट्स लीडिंग टू सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग फॉर श्योर। चांसेस आर देयर कि इसमें थोड़ा और सेलिंग देखने को मिला है, एंड ऑन द डाउन साइड आई थिंक 13.5 के आसपास एक रीटेस्ट होने का चांसेस आई है। वी शुड कीप दिस इन माइंड कि JP एसोसिएट्स हैड बीन अ वेरी बिग अंडर परफॉर्मर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो ऊपर के भाव में फेसिंग सम सप्लाई इज वेरी लाइकली। Wockhardt on the other hand, similar case, इसके जो trends है they are not that good. JP Associates short term trend is better. Wockhardt is close to supports. अगर इसके supports close to जो 690, 685 है, if they hold value okay, then there is a chance of a short term bounce. Momentum तभी आएगा जब 750, 760 का range तोड़ के ऊपर जाता है. Considering the market right now, I will probably not focus into either of these stocks. जी, 2 छोटे शेयर्स जो आज चल सकते हैं उसमें एक तो रहेगा मनपसंद बीवरेजेस और दूसरा रहेगा रेन इंडस्ट्रीज। क्यों, वो आपको बता देते हैं। मनपसंद बीवरेजेस की पहले बात करें तो रेलवे के साथ जो कारोबार विस्तार है वो कंपनी कर सकती है। IRCTC को कंपनी ऑलरेडी प्रोडक्ट सप्लाई करती है, और अब जिस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स के बैन की खबर आई है उसका भी एक बेनिफिशियरी मनपसंद बीवरेजेस हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंगो सिप को सप्लाई करता है और ऑलरेडी करार किया हुआ है। तो एक पॉजिटिव खबर मनपसंद बीवरेजेस पर। दूसरा रेन इंडस्ट्रीज,
जहां पर खबर है कि मनपसंद पे एक खबर ये भी है कि इसका जो करार हुआ है ना वो फ्रूट अप के लिए है, और समझ में ये नहीं आता कि सरकार 300 स्टेशन पे कोल्ड ड्रिंक को बैन कर रही है और फ्रूट अप इसका एक नया प्रोडक्ट है जो भी इन्होंने मार्केट में उतारा है। उसकी ऐड भी आती है, एक ट्राइबल सा आप देखते होंगे, आप वो क्या वो पीकता है, वो मनपसंद की ऐड है एक्चुअली, उसी के लिए ई कैटरिंग का करार हुआ है। मैंगो सिप के लिए ऑलरेडी है और अब एक प्रोडक्ट और ऐड हो जाएगा, तो डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए कि आप वैसे तो बैन कर रहे हैं, लेकिन फ्रूट अप जो कि वैसा ही प्रोडक्ट है कोका कोला पेप्सी जैसा ही, उसको आपने क्यों IRCTC हाँ डेफिनेटली, लेकिन स्टॉक आज जरूर पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है क्योंकि खबर पॉजिटिव है। रेन इंडस्ट्रीज की भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर खबर है कि प्रमोटर ने प्लेस शेयर्स रिलीज करवाए हैं और हाल ही के जो अर्निंग्स आए थे एबिटा में हमने 80% से ज्यादा की ग्रोथ देखी थी। मैनेजमेंट ने कहा है यूएस में लिस्टिंग को लेकर भी उनके प्लान्स हैं। अविनाश, दोनों पर आपकी राय क्या है, मनपसंद बीवरेजेस और रेन इंडस्ट्रीज? मेरे ख्याल से दोनों ही शेयर्स में पॉजिटिव रुझान देखने की चांसेस है। मनपसंद बेवरेजेस का तो डेफिनेटली प्रोडक्ट अगर इंडियन रेलवेज में मिलेगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ग्रोथ की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ती है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट उनके क्वार्टरली नंबर्स पे था, जो Q3 के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ओवरऑल FY18 के प्रॉस्पेक्ट्स तो अच्छे लग रही है। रेन इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमको लग रहा है कि ये डेफिनेटली सेंटिमेंटल बूस्टर न्यूज फ्लो है। प्लेजिंग के शेयर्स अगर मैनेजमेंट ने कम किए तो ये स्टॉक में थोड़ा सा और पॉजिटिव रुझान देगा, लेकिन फंडामेंटली हमको लग रहा है कि ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आगे भी दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा कल के मार्केट के अंदर हमने देखा था कि एक शेयर बहुत तेजी से टूटा था, वो था BPCL, करीब 4.5% गिरावट थी। क्या ये पुलबैक का कैंडिडेट हो सकता है किरण? आज BPCL वापस चलेगा या फिर ये एक्सटेंडेड जो लॉस है इसको एक्सटेंड कर जाएगा? मेरा मानना है कि BPCL में आज थोड़ा सा पुल बैक देखने में मिल जाना चाहिए। हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी करीबन 428 लेवल से 635। इसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स करीबन 660 के थे, वो भी टूटते नजर आएंगे। हमेशा जब देखा गया है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जब टूटता है उसके बाद एक पुल बैक आता है, उसकी टेस्टिंग होती है, तो मुझे लगता है कि वापस एक बार 655 660 के लेवल्स देखने को मिल जाए, जल्दी देखने को मिलने चाहिए। इन लेवल पे शॉर्ट करने के लिए मेरी सलाह नहीं रहेगी। चलिए बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की, यानी न्यूज इन फोकस। अंचल मौजूद भी है और आज बड़ी खबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये समझ लेते हैं अंचल से। बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। देखिए, इंटरनल ट्रांसफर्स हैं, नॉर्मली कहा जाता है इंटरनल ट्रांसफर होते बड़े नहीं होते, लेकिन रिलायंस के केस में काफ़ी अहम हो जाएंगे। देखिए, अगर आप रिलायंस की मौजूदा शेयर होल्डिंग खोल के देखेंगे तो वहाँ पे करीब 22 कंपनियां हैं, 7 प्रमोटर्स हैं और 2 ट्रस्ट हैं, यानी काफ़ी बड़ा प्रमोटर ग्रुप है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। लेकिन अब कंपनी के प्रमोटर्स की योजना है कि इस प्रमोटर ग्रुप को और स्ट्रीमलाइन किया जाए। 8 कंपनियों को रखा जाएगा इंक्लूडिंग प्रमोटर्स, जो इंडिविजुअल प्रमोटर्स हैं, और इन जो ये 8 कंपनियां विद प्रमोटर्स हैं, ये करीब 119 करोड़ शेयर बाकी संस्थाओं से जो प्रमोटर ग्रुप के अंदर हैं, जिनका छोटी छोटी हिस्सेदारी 10,000 20,000 1 लाख शेयर हैं, उनसे ये 119 करोड़ शेयर इन टोटल खरीदेंगे। अब ये जो पैसा है ये बाहर किसी शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा, ये इंटरनल ट्रांसफर्स है सारा, तो 1.3 लाख करोड़ के इंटरनल ट्रांसफर्स होंगे। लेकिन अहम ये हो जाएगी कि अब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा, जो प्रमोटर होल्डिंग होगी, वो काफी स्ट्रीमलाइन होती हुई दिखेगी। एग्जैक्ट कंपटीशन किस हिसाब से होगा वो अभी नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो 7 इंडिविजुअल प्रमोटर्स हैं, जिसमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, कोकिलाबेन अंबानी और अनंत अंबानी, ये डेफिनेटली वहां पे होल्डिंग में रहेंगे। लेकिन इसके अलावा कौन सी 2 कंपनियां जगह बनाएंगी, या तो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की होल्डिंग कंपनी है वो शामिल होगी, और एक पेट्रोलियम वेलफेयर ट्रस्ट है जो सीधे मुकेश अंबानी के अंडर आता है, वो शामिल होगा। ये देखना जरूर होगा। लेकिन हाँ, गोइंग अहेड रिलायंस इंडस्ट्रीज की अभी योजना है जो प्रमोटर होल्डिंग है, एटलीस्ट जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, उसे स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। अच्छा, जो पहले के प्रीवियस होल्डर हैं अंचल, क्या उनमें कोई बड़ा बदलाव होगा, मतलब परसेंटेज टर्म्स में, जो पहले से बड़े प्रमोटर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनमें? बिल्कुल डिम्पी। देखिए, पहले तो आपको एक बात बताएं, फिलहाल अगर आप इंडिविजुअल होल्डिंग देखिए, मुकेश अंबानी के पास इंडिविजुअल होल्डिंग 0.11%, यानी महज 0.11% की है। जब ये शेयर एक्वायर होंगे तो आप इमीडिएटली देखेंगे इंडिविजुअल होल्डिंग स्पाइक अप होती हुई दिखेंगी। सिर्फ मुकेश अंबानी नहीं, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, कोकिलाबेन, सभी की इंडिविजुअल होल्डिंग स्पाइक अप होगी। अनंत अंबानी के पास निग्लेजिबल शेयर है इस समय कंपनी के, लेकिन जब जैसे कंपनी है कनखल ट्रेडिंग, ये सीधे तौर पे उनके अंडर काम कर रही है कंपनी, उनके लीडरशिप में अनंत अंबानी है, तो उसकी करीब 4.56% जो हिस्सेदारी है वो कहीं ना कहीं अनंत अंबानी के नाम पे आ जाएगी। तो काफी बड़े बदलाव होंगे इंडिविजुअल होल्डर्स की होल्डिंग
और बढ़ जाएगी, आपको ऑन पेपर बढ़कर आएगी। और हाँ, दो जो मैंने कंपनियां की, सबसे पहले तो पेट्रोलियम वेलफेयर ट्रस्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग कंपनी, ये शायद वो दो कंपनियां हो सकती हैं जो प्रोमोटर ग्रुप में बच जाएंगी। ठीक है अविनाश, ये इंडिविजुअल होल्डिंग भी बढ़ेगी, इसका मतलब ये भी है कि जो फैसले हैं वो शायद और मजबूती के साथ लिए जा सकते हैं और बोर्ड में उनका रसूख बढ़ेगा। हालांकि मुकेश अंबानी से बड़ा तो कोई है ही नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, लेकिन फिर भी कागजों में आपकी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ने का एक अलग ही मीनिंग होता है। अब रिलायंस जियो बड़े एक्सपेंशन की योजना भी है, पेटीएम को भी लेने वाली है, ऐसी खबर भी है बाजार में। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या अब चलने ही वाला है, क्या इसका बेस बन चुका है क्या 1200 का? आई थिंक मैं अगर रिलायंस जियो के बिजनेस पे कमेंट करूं तो हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का टैरिफ स्ट्रक्चर डिम्पी इन्होंने अनाउंस किया है, हमको लग रहा है कि मार्केट्स बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि FY19 में ये बिजनेस ब्रेक इवन होगा, लेकिन जिस प्रकार से टैरिफ इन्होंने अनाउंस किया है, हमको लग रहा है FY18 में ही ब्रेक इवन आएगा। और मोर इंपॉर्टेंटली ये शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर डेफिनेटली कोई इतनी सिग्निफिकेंट मूव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी प्रमोटर अपना होल्डिंग रीस्ट्रक्चर या थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता है तो मार्केट्स डेफिनेटली इसको पॉजिटिवली लेती है। तो ओवरऑल आई थिंक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कोई भी गिरावट में रिलायंस शुड बी बॉट। ऑन डेप्स बाय करने की सलाह है रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन फार्मा शेयर्स पर भी फोकस करना होगा आज के सेशन में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो रिटोरिक अप्रोच है उससे सिर्फ आईटी कंपनियां ही थोड़ी चिंतित नहीं है, फार्मा भी चिंतित है और इसीलिए उन्होंने सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी है। एग्जैक्टली समझ लेते हैं अंचल से कि और क्या डिटेल्स है, बताइए अंचल। देखिए दिवाली, अभी तक बात की जा रही थी अगर यूएस में रिफॉर्म्स आते हैं, नए लॉज आते हैं, बॉर्डर टैक्स आता है तो आईटी कंपनियों पे और फार्मा दोनों पे ही डेंट आएगा। लेकिन उसका रिएक्शन अब इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ने देना शुरू किया है। एक एसोसिएशन है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है नीति आयोग के हेड को और सरकार से मदद मांगी है। साफ तौर पर कहे तो उन्होंने सरकार को कहा है आप प्लीज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इंडियन फार्मा का पक्ष रखिए। प्रिडोमिनेंटली सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है जेनरिक कारोबार से, जेनरिक कारोबार के ऊपर जो बॉर्डर टैक्स लगने की बात हो रही है यूएस में, उसको अधिक ना रखा जाए। अगर मैं मांगों की बात करूं, जो 5 अहम मांग थी, सबसे पहली चीज यूएस एफडीए जल्द से जल्द मंजूरी दे, चाहे वो दवा को हो, एएनडीएस को हो या फिर प्लांट इंस्पेक्शन हो, वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। एक बार प्लांट इंस्पेक्शन हो गया, कोई गलतियां निकाली जाएं तो उसको कंपनी जब ठीक कर ले तो उस पर यूएस एफडीए का जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन है, वो भी जल्दी आनी चाहिए, क्योंकि जो सप्लाई है वो रुक जाता है। सप्लाई को जल्दी जल्दी मंजूरी मिलनी चाहिए यूएस में। इसके अलावा जितनी भी यूएस पॉलिसीज बन रही हैं, जो बॉर्डर टैक्स प्रपोज किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन फार्मा कंपनीज प्रिडोमिनेंटली जेनरिक दवाएं सप्लाई करने में है, तो जेनरिक पे कम से कम टैक्स लगाया जाए। ठीक है, ये एक सरकारी पहल है जिसके तहत हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ फैसलों में ऊपर नीचे भी करते हैं तो ये इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी खबर होगी।